स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी में क्लास 12 के बायोलॉजी में हम लोग ने जो है भाग 7 देख लिया था। आज जो है भाग 8 में हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश के बारे में। भ्रूणकोश जो है हम लोग भ्रूणकोश के डेवलपमेंट के बारे में कल बात कर लिया था, गुरु बीजाणु जनन के बारे में बात कर लिया था। आज जो है हम बात करेंगे भ्रूणकोश के प्रकार के बारे में। भ्रूणकोश कितने तरह के होते हैं, तो भ्रूणकोश जो है ये किस आधार पे देखेंगे, तो ये जो यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन, इसमें 4 बने थे, 4 अगुणित गुरु बीजाणु। तो इसमें 3 तो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। कल हमने इसके डेवलपमेंट के बारे में पूरा डिटेल बताया था। तो इसमें 3 क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो जब एक गुरु बीजाणु है ना, केवल एक गुरु बीजाणु से निर्माण हो रहा है और कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो 7 सेल्ड, ध्यान से समझेंगे, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है ना। 8 न्यूक्लिएटेड मतलब 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लियस की संरचना जो बन रही है, 8 केंद्रक की संरचना बन रही है, वो किससे बन रही है, एक जो है गुरु बीजाणु से, एक गुरु बीजाणु से संरचना से बन रही है। यही क्या होगा, यही कोशिका जो है, यही कोशिका डेवलप करके भ्रूणकोश का निर्माण करती है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। तो सिर्फ एक सेल, एक कोशिका से हो तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। क्या बोलेंगे, तो मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश बोलेंगे, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश है ना, भ्रूणकोश। ध्यान समझेंगे, जब भ्रूणकोश का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, सिर्फ एक कोशिका से, यहाँ पर एक गुरु बीजाणु से हो रहा है, एक गुरु बीजाणु से हो रहा है। भ्रूणकोश का डेवलपमेंट सिर्फ एक गुरु बीजाणु से हो रहा है और 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, संरचना बना रही है, जैसे यहाँ पर जो है बनी हुई संरचना है, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश। या फिर इसी को हम लोग जो है पॉलीगोनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीगोनम जो है एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ठीक है, पॉलीगोनम। ठीक, ये जो है कितने सेल्ड के होंगे, तो 7 सेल्ड होंगे और कितने न्यूक्लियस के होंगे, तो 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। जब भ्रूणकोश का निर्माण, ध्यान समझेंगे, जब भ्रूणकोश का निर्माण 2 कोशिकाओं से हो, यहाँ पर 2 गुरु बीजाणु से हो, कितने गुरु बीजाणु से हो, 2 गुरु बीजाणु से हो, तब उसको बोलते हैं हम लोग जो है बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। क्या बोलेंगे, बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश, ध्यान समझते चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या होगा, बाई का मतलब क्या हुआ, तो 2 है ना, 2 गुरु बीजाणु से जब एम्ब्रियो सैक का क्या हो, निर्माण हो, तब इसको बोलते हैं बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। ठीक है, और जब इसी तरह से 4, यानी ये चारों से क्या हो, भ्रूणकोश का निर्माण हो, तब इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक या फिर भ्रूणकोश। ठीक है, समझ में आया। हमने बताया कि जब एक गुरु बीजाणु से 4 क्या बनेंगे, एक गुरु बीजाणु से ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड जो है स्ट्रक्चर बनेगा, तब उसको बोलेंगे क्या, मोनोस्फेरिक भ्रूणकोश। इसी को पॉलीगोनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। बाईस्पोरिक में क्या होगा, तो ये 2 गुरु बीजाणु से, इन 2 गुरु बीजाणुओं से किसका निर्माण हो, तो भ्रूणकोश का निर्माण हो, तब जो है क्या बोलेंगे उसको, बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। ठीक है, जब चारों से है ना, चारों गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हो, चारों गुरु बीजाणु से ये भ्रूणकोश का डेवलपमेंट हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये रही जो है भ्रूणकोश के प्रकार। आप जो है हेडिंग देंगे भ्रूणकोश के प्रकार। अब भ्रूणकोश के प्रकार में आप लिखेंगे कि भ्रूणकोश के विकास के आधार पर भाग लेने वाले गुरु बीजाणु धानी, ऐसे लिखिएगा, गुरु बीजाणु धानी नहीं, गुरु बीजाणुओं के संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, पहला हेडिंग देंगे आप मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप कि इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास केवल एक कार्यशील गुरु बीजाणु द्वारा होता है। शेष 3 गुरु बीजाणु
स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसे पॉलीगोनम भी कहते हैं, इसे पॉलीगोनम भी कहते हैं। और लिखिएगा, यह 8 न्यूक्लियस 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग देंगे बाइस्पोरिक भ्रूणकोश, बाइस्पोरिक भ्रूणकोश। इसमें लिखेंगे कि इसके निर्माण में दो भ्रूणकोश, इसके निर्माण में दो गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, दो गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। तीसरी हेडिंग देंगे टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश, तीसरी हेडिंग देंगे टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश। इसमें लिखेंगे इसके निर्माण में 4 गुरु बीजाणु, इसके निर्माण में 4 गुरु बीजाणु जो है भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी संरचना रही किसके बारे में रही, तो एम्ब्रियो सैक के बारे में रही थी। ठीक है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा, और एम्ब्रियो सैक के हमने प्रकार देख लिए। ठीक है, था कि युग्मक का निर्माण कैसे होगा, तो हमने पढ़ा लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे होगी, है ना, और मादा युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया, मतलब मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, यानी फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है, इनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब उसके बाद जो है आता है युग्मक का स्थानांतरण कैसे होगा, यानी मेल गेमेट्स को कैसे फीमेल गेमेट्स के पास पहुंचाया जाएगा, तो इसमें होती है परागण की प्रक्रिया। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें परागण की प्रक्रिया, है ना। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन। तो ध्यान से समझेंगे, परागण पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, है ना। जब परागकण पराग कोश से निकलकर, है ना, जब क्या परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परागण की प्रक्रिया कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा, जब परागकोश से, यानी जब परागकोश जो है मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से परागकण जो है क्या होते हैं, स्फुटित होते हैं। स्फुटित होने के बाद वो कहाँ पर पहुँचेगा, तो मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुँचाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण की प्रक्रिया। जैसे समझेंगे कि कोई पुष्प है, अब पुष्प में जो है ये जो है स्त्री केसर है और ये पुंकेसर, है ना। हमने स्त्री केसर और पुंकेसर के भाग भी देखे हैं, ठीक है, कितने तरह के होते हैं ये सब कुछ देखें। हमने देखा कि परागकण इसमें क्या होंगे, डेवलप होंगे। परागकण क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और फिर ये क्या होते हैं, स्फुटित होता है, स्फुटित होगा। स्फुटित होंगे तो इसमें से परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। जैसे परागकण बाहर निकलेंगे फिर ये जो है कहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, तो मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुँचाए जाते हैं, मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचाए जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण की प्रक्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, परागण की प्रक्रिया। यानी जब परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के मादा भाग पर, है ना, पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो इसे परागण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परागण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे कि परागण की प्रक्रिया दो तरह से होती है। परागण की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक होती है स्वपरागण की प्रक्रिया और एक होती है परपरागण की प्रक्रिया, है ना। परागण की प्रक्रिया दो तरह से, एक होती है क्या, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरी होती है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी, या इसी को बोलते हैं एलोगैमी। इसी को क्या बोला जाता है, एलोगैमी, है ना। परपरागण को इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, जीनोगैमी। ठीक है, यहाँ पर जीनोगैमी लिखें, जीनोगैमी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे स्वपरागण की प्रक्रिया क्या होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम जो है
प्लांट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे समझेंगे कि यहाँ पर ये प्लांट है, प्लांट में जो है लीफ भी होंगे, ठीक है, और समझते चलिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये सभी आसान टॉपिक हैं, इनको समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है, और इसको आप याद भी करते हुए चलेंगे। एक एक टॉपिक्स को आप कवर करते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसमें इसके इस भाग पे समझेंगे, यहाँ पर पुष्प हैं, ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए एक पुष्प बना रहे हैं, ठीक है, आप समझते चलिएगा। ये पुष्प का मादा भाग है और इसी के ऊपर जो है पुंकेसर होंगे, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही होंगे। अब यहाँ पर एक और फूल है, ठीक है, इसमें भी क्या है, परागकण है और ये भी एक पुष्प है, ठीक है। हमने एक प्लांट ये बना लिया, एक और प्लांट समझेंगे, एक और प्लांट बनाएंगे, ठीक है। ठीक, अब जो है यहाँ पर इसमें भी पुष्प बना दीजिए, ठीक है, समझते चलेंगे। ठीक है, हमने ये दो प्लांट बनाए, दोनों प्लांट हैं, समझिएगा। इसमें जो है जब परागकण, जैसे मान लीजिए कि ये परागकण क्या हुए, यहाँ से स्फुटित हुए, परागकण क्या हुए, स्फुटित हुए। स्फुटित होने के बाद जब ये परागकण क्या होगा कि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, कहाँ पर पहुंच जाए, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया। हमने क्या कहा, स्वपरागण की प्रक्रिया क्या होती है, जब उसी पुष्प का, ध्यान से समझेंगे, जब उसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तब इसको बोलेंगे स्वपरागण की प्रक्रिया। या फिर एक पौधे के, एक प्लांट के पुष्प का परागकण यहाँ से निकलकर उसी प्लांट के किसी दूसरे पुष्प पर, उसी प्लांट के कहाँ पर, किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचे, किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचे, तो इस प्रक्रिया को भी क्या बोलेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया। ध्यान समझेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया क्या होगी, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया। या फिर किसी अन्य पुष्प पर, यहाँ से परागकण निकला और कहाँ पे पहुंचा, इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तब भी इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया कहेंगे। अब परपरागण की प्रक्रिया क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए कि इस प्लांट का जो है परागकण निकला और ये परागकण निकलकर कहाँ पर पहुँचे, किसी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परपरागण की प्रक्रिया, है ना। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परपरागण की प्रक्रिया, और इनको क्या बोलेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया, स्वपरागण की प्रक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि किसी प्लांट का कि पुष्प से जो परागकोश है वो निकलकर किसी दूसरे पुष्प के परागकण, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो उसको बोलेंगे परपरागण की प्रक्रिया, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब इसी पुष्प का कहाँ पर पहुँचे, इसी वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या फिर इसी पुष्प के किसी दूसरे, इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण की प्रक्रिया। अब स्वपरागण की प्रक्रिया भी जो है तीन तरह से होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया जो है कितने तरह से, तो दो तरह से, दो समूहों में इसको बांटा गया है। पहले ये समझिएगा कि स्वपरागण की प्रक्रिया को दो समूहों में बांटा गया है। एक तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी, और दूसरे को बोलेंगे जिटेनोगेमी। ठीक है, एक क्या, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, है ना, जिटेनोगेमी। ठीक है, यह कितने प्रकार से, दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे समझेंगे कि यदि जिटेनोगेमी क्या है, ध्यान समझिएगा कि यदि एक पुष्प का, है ना, एक, यहाँ पर ऑटोगेमी हम बता रहे हैं स्वयुग्मन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। ठीक है,
स्वयुग्मन बोलते हैं। जिटेनोगेमी को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, सजात पुष्पी परागण। अब समझिएगा कि स्वयुग्मक और जो है सजात पुष्पी परागण की प्रक्रिया क्या होती है। स्वयुग्मन का मतलब क्या है। तो स्वयुग्मन में यदि एक पुष्प का जो है कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंचे, जैसे ये एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंचे, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या, ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। अब जो ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी भी 3 तरह से होता है। ऑटोगेमी भी क्या होगा, स्वयुग्मन की प्रक्रिया है ना। स्वयुग्मन की प्रक्रिया भी कितने तरह से होती है, तो 3 तरह से होती है। यहाँ पर समझते चलिएगा, स्वयुग्मन है ना, यानी ऑटोगेमी हम बता रहे हैं इसमें कितनी तरह से, तो ये 3 प्रकार से होंगे, 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार में जो पहला होता है, पहले वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, सहपक्वता या समकाल पक्वता। सहपक्वता या इसी को बोलते हैं समकाल पक्वता। ठीक है, या होमोगेमी। ठीक है। अब सहपक्वता क्या होता है, तो सहपक्वता समझेंगे जब इस प्रक्रिया में क्या होगा कि पुष्प के वर्तिकाग्र व परागकोश के एक ही समय में, पुष्प का जो ये वर्तिकाग्र है ना, पुष्प का वर्तिकाग्र और ये परागकोश दोनों ही एक ही समय में डेवलप हों। परागकोश और क्या, वर्तिकाग्र दोनों क्या हों, एक ही समय में या एक ही साथ विकसित हों, तब ऐसे जो है कि ऐसे प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, सहपक्वता। क्या बोलेंगे, सहपक्वता या समकाल पक्वता बोलेंगे। ऐसा देखने को मिलता है किसमें, तो गुलबांस में है ना। इसके उदाहरण क्या होंगे, तो उदाहरण इसको देखने को मिलता है गुलबांस यानी मिराबिलिस जलापा है ना, गुलबांस है ना, मिराबिलिस। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा, गुलबांस में देखने को मिलेगा। और उसके बाद पीली कटेली होते हैं, अर्जिमोन कहते हैं जिसको, पीली कटेली है ना, पीली कटेली अर्जिमोन में और सदाबहार में। पीली कटेली अर्जिमोन और सदाबहार में आपको देखने को मिलेगा, सदाबहार। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, मेडागास्कर बोलते हैं सदाबहार को। ये सभी इसमें क्या होता है, सहपक्वता में जब परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ, दोनों ही क्या होंगे, एक साथ डेवलप होते हैं, एक साथ विकसित होते हैं, तो इसको बोलते हैं सहपक्वता या समकाल पक्वता। अब इसमें जो है सहपक्वता, ये इसमें किस में देखने को मिलेगा, गुलबास में, पीली कटीली में, सदाबहार है ना, मेडागास्कर। ठीक है, इसमें देखने को आपको मिलेगा। जो दूसरा है इसको बोलते हैं कलिका परागण। दूसरा है कलिका परागण क्या होता है कि जब कलिका अवस्था में ही पुष्प विकसित ही ना हो, तब इसको बोलते हैं कलिका अवस्था में ही क्या हो जाए, परागण की प्रक्रिया हो जाए, तो इसको बोलते हैं कलिका परागण। कलिका परागण आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो गेहूं में, मटर में है ना, गेहूं में, मटर में, इन सभी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा। टमाटर में मिल जाएंगे, तंबाकू में भी मिल जाएगा देखने को, टमाटर और तंबाकू है ना, टमाटर और तंबाकू, इन सभी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो तीसरा है स्वयुग्मन की प्रक्रिया में, जो तीसरा है उसको बोलते हैं निमिलिता। क्या बोलते हैं, निमिलिता। ठीक है, निमिलिता। तीसरा क्या है, निमिलिता है ना, निमिलिता। इसको जो है निमिलिता को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। अब यहाँ पर समझेंगे निमिलिता क्या है, क्लिस्टोगैमी क्या होता है। तो जो निमिलिता है इसमें क्या होगा कि इस प्रकार में पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, पुष्प क्या होंगे, खिलते नहीं है। इसमें जो है स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, पुष्प खिलेंगे नहीं है ना। ये ऐसा देखने को मिलता है खट्टी बूटी में है ना, किसमें देखने को मिलेगा, तो खट्टी बूटी। इसमें क्या होता है कि हमने बताया कि इसमें पुष्प जो है कभी खिलते ही नहीं है। पुष्प के जो है कि
एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ही क्या हो जाएगा, स्वपरागण की प्रक्रिया स्वतः ही हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमी। और इसको देखने को मिलेगा आपको मूंगफली में, मूंगफली है ना। और जो है एक और प्लांट होता है जिसको बोलते हैं कनकवा, जिसको कोमेलिना भी बोलते हैं, कोमेलिना। ठीक है, ऐसे इसमें जो है सभी में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो स्वयुग्मन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। सहपक्वता या समकलपक्वता गुलबांस और पीली कटीली और सदाबहार में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों ही क्या हो, पुष्प के एक ही साथ, दोनों एक ही साथ क्या हो, विकसित होते हो। कलीय परागण में क्या होगा, जब पुष्प कली अवस्था में ही हो तो उसमें ही परागण की प्रक्रिया, स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाए, जैसे गेहूं, मटर, टमाटर, तंबाकू इत्यादि। इसमें जो है होता है निम्नलिखित, इसमें पुष्प कभी जो है पूरी तरह से खिलते ही नहीं है, पूरी तरह से क्या होंगे, खिलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसमें जो है स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाती है। अब यहाँ पर समझेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे स्वपरागण में हमने स्वगैमी देखा, स्वयुग्मन की प्रक्रिया देखी, ऑटोगैमी देखा। अब जो है हम लोग देखेंगे जिटेनोगैमी मतलब सजात पुष्पी। इसमें क्या होगा कि जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। ध्यान समझेंगे बिल्कुल। जब किसी पुष्प का जो है परागकण, जब किसी पुष्प का क्या हो कि परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जिटेनोगैमी। जैसे यहाँ से परागकण निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जिटेनोगैमी। ये जिटेनोगैमी की प्रक्रिया है ना, इसी को बोलते हैं क्या, जिटेनोगैमी। इसमें क्या होगा कि किसी पुष्प का परागकण यहाँ से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जिटेनोगैमी, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण की प्रक्रिया, सजात पुष्पी परागण की प्रक्रिया। तो इसको जो है आप हेडिंग देंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पर परागण की प्रक्रिया देखेंगे। तो जो है आप हेडिंग देंगे परागण की प्रक्रिया। परागण में आप जो है लिखेंगे, लिखते चलिएगा, परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर, परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, हेडिंग देंगे परागण के प्रकार, हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। इसमें लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, परागण की प्रकार में लिखेंगे यह दो प्रकार से होता है। पहला लिखेंगे स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा लिखेंगे पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी और एलोगैमी। ठीक है, उसके बाद जो है आप स्वपरागण हेडिंग देंगे, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन हेडिंग देंगे पहला। इसमें लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं तो इसे परागण की प्रक्रिया, स्वपरागण की प्रक्रिया कहते हैं। उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब जो है आप हेडिंग देंगे स्वपरागण को दो समूहों में बांटा जा सकता है, स्वपरागण को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला लिखेंगे ऑटोगैमी स्वयुग्मन, दूसरा लिखेंगे जीनोगैमी सजात पुष्पी परागण। ठीक है, अब इसमें जो है आप हेडिंग देंगे स्वयुग्मन। इसमें आप हेडिंग देंगे ऑटोगैमी स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी। इसमें लिखेंगे यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे यह निम्न तीन प्रकार का होता है। स्वयुग्मन कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का होता है। अब इसमें पहला हेडिंग देंगे सहपक्वता या समकालपक्वता, होमोगैमी, सहपक्वता, समकालपक्वता या होमोगैमी। इसमें आप लिखेंगे इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों ही एक साथ विकसित होते हैं,
इसे ही सहपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं। इसे ही सहपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे गुलबांश मिराबिलिस, दूसरा लिखेंगे पीली कटीली ऑर्जिमोन, तीसरा लिखेंगे सदाबहार मेडागास्कर। ठीक है, ये लिख लिए। अब दूसरी हेडिंग देंगे कलिका परागण। दूसरी हेडिंग देंगे कलिका परागण, बड पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें लिखेंगे बड पॉलिनेशन में लिखेंगे जब परागण की प्रक्रिया कलिका अवस्था में ही हो जाती है, जब परागण की प्रक्रिया कलिका अवस्था में ही हो जाती है तो इस प्रक्रिया को कलिका परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को कलिका परागण कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे गेहूं, मटर, टमाटर, तंबाकू इत्यादि। ठीक है। तीसरी हेडिंग देंगे निम्नलिता क्लिस्टोगैमी। निम्नलिता क्लिस्टोगैमी, इसमें लिखेंगे इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं। इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं और यह सदैव बंद रहते हैं। ये सदैव बंद रहते हैं। इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, सदैव क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। सदैव बंद रहते हैं। ठीक है। आगे लिखेंगे इनमें सिर्फ स्वपरागण ही होता है। इनमें सिर्फ स्वपरागण ही होता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे खट्टी बूटी, मूंगफली और कोमेलिना। कोमेलिना है ना, कोमेलिना, इसको कनकौवा भी बोलते हैं, कनकौवा। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग दूसरी हेडिंग देंगे सजात पुष्पी परागण जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी दूसरी हेडिंग देंगे सजात पुष्पी परागण जिटेनोगैमी। इसमें लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे सजात पुष्पी परागण जिटेनोगैमी कहते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण लिख लीजिए जिटेनोगैमी में मक्का लिख लीजिएगा, जिटेनोगैमी में मक्का। ठीक है, मक्का जो है ये एक लिंगी प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? एक लिंगी प्लांट होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पर एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों भी हो सकते हैं पौधे, है ना, ये जिटेनोगैमी के लिए। ठीक, अब जो है अब हम लोग बात करेंगे परपरागण की प्रक्रिया के बारे में। परपरागण, इससे पहले जो है हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्वपरागण की प्रक्रिया के लाभ क्या हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया से लाभ क्या हैं? तो स्वपरागण की पुष्पों के लिए जो है, स्वपरागण की पुष्पों में किसी भी माध्यम पे निर्भर नहीं होते हैं। ये किसी भी माध्यम पे निर्भर नहीं होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया जो है स्वतः ही हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का ना तो पुष्पों को जो है रंग की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ना तो मकरंद की आवश्यकता होगी। क्यों? इसके लिए क्योंकि जो है परागण की प्रक्रिया कई माध्यम से हो सकती है। वायु परागण, है ना, कीट परागण, और जो है तो ये परपरागण प्रक्रिया के लिए जो है जरूरी होते हैं। लेकिन अब इसमें जो है स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए ये इन सभी चीज़ों से ये बचे होते हैं जिनमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है ना। स्वपरागण की प्रक्रिया जो है स्वतः ही हो जाती है। तो ये एक तरह से लाभ हुआ, क्योंकि इसमें ना तो पुष्प को अत्यधिक जो है कि मेहनत की आवश्यकता है, ना तो जो है इसमें किसी प्रकार के रंग के जो है खिलने की आवश्यकता होती है, किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो है किसी भी संसाधन की आवश्यकता भी नहीं होती है। स्वपरागण जो है बहुत से ऐसे, इसमें जो है किसी तरह की जो है कि स्वपरागण हमेशा ही क्या होगा कि निश्चित होता है। स्वपरागण क्या होगा? निश्चित होता है। ठीक है, और इसमें जो है जो बीज बनेंगे वो शुद्ध नस्ल के बनेंगे। इससे जो बीज बनते हैं वो क्या होंगे? वो शुद्ध नस्ल वाले होंगे। स्वपरागण की प्रक्रिया में जो बीज बनेंगे वो क्या होंगे? तो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया ये? तो स्वपरागण से आप लाभ लिखेंगे, इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे स्वपरागित पुष्पों को, पहला पॉइंट लिखेंगे स्वपरागित पुष्पों को परागण हेतु किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं रहना होता है। किसी अन्य माध्यम पर निर्भर नहीं रहना होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्वपरागित पुष्पों में रंग मकरंद गंध की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्वपरागण हेतु पौधों में अधिक परागकण की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में अधिक परागकण की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागित पुष्प से शुद्ध नस्ल के बीज बनते हैं। ठीक है, ये रहा स्वपरागण से लाभ। अब ये समझेंगे कि स्वपरागण से हानि क्या है। अब बात ये है कि एक ही पुष्प का परागकण है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, है ना, या फिर इसी प्लांट के किसी अन्य पौधे पे, तो इनसे जो बीज बनेंगे, है ना, इसमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलेंगे। जो बीज बनेंगे उनसे जो प्लांट उत्पन्न होंगे वो सेम अपने ही जनक के समान होंगे, यानी अपने ही जो जैसा ये प्लांट रहेगा वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी किसी भी तरह का विभिन्नता देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, तो बीज जो है हल्के होते चले जाएंगे, दुर्बल होते चले जाएंगे, है ना, और इसमें जो बीज उत्पन्न होंगे वो भी कैसे होंगे, तो दुर्बल बीज बनने लगेंगे, और कोई भी किसी भी तरह की विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है। इससे इसमें किसी भी किस्म के नई जातियों का विकास नहीं हो सकता है। स्वपरागण के लिए जो है किसी भी तरह से नई जाति, नई किस्म नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये स्वपरागण से जो है कुछ हानियां हैं, जिसको आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे स्वपरागण से हानियां, स्वपरागण से हानि। इसमें आप लिखेंगे कि स्वपरागण, पहला पॉइंट लिखिएगा, स्वपरागण से बनने वाले बीज हल्के होते हैं। स्वपरागण से बनने वाले बीज हल्के होते हैं व दुर्बल होते हैं, हल्के होते हैं व दुर्बल होते हैं। अतः इन बीजों से उत्पन्न पौधा भी दुर्बल होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न नहीं होती हैं। अतः इनसे नई जातियां विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, ये रहा जो है स्वपरागण की प्रक्रिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे परपरागण की प्रक्रिया, परपरागण देखेंगे। ठीक है,